कहानी की शुरुआत होती है 1789 ईस्वी में हो रहे फ्रांसीसी क्रांति से। इसी दौरान एक कुर्सिकाई सैनिक बड़ा सेनापति बनने का सपना देख रहा होता है। देश के खजाने को खाली करने, राज की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने और दुश्मन देश से हाथ मिलाने के जुर्म में महारानी मैरी को जनता के बीच सर कलम कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश नौसेना टूलोन नामक बंदरगाह पर कब्जा कर लेती है। फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर नेपोलियन से मिलते हैं और वो इस बात की जानकारी देते हैं। नेपोलियन को इस बंदरगाह को वापस कब्जे में लेने को बोलते हैं। इसके बाद हमें नेपोलियन को टूलोन में दिखाया जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि जबरदस्ती भर्ती किए गए सैनिक न तो लड़ना जानते और न ही कायदे में रहना। वह अपने भाई को एक खत लिखता है और बताता है कि अगर मैं ये जंग हार गया तो सत्ता में बैठे लोग हमें कोर्सिकन बदमाश समझेंगे जो ऊंचे ओहदे के लायक नहीं है, और हमारे माँ के सपने टूट जाएंगे। बड़ी तोपों की कमान अंग्रेजों के हाथों में थी। नेपोलियन चाहता था कि वो तोपें हमारे कब्जे में आ जाए और वही तोप हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दें। नेपोलियन अपने भाई का इंतजार न करके वह अचानक उन पर रात को हमला कर देता है और बड़ी ही चतुराई और लगन से वह यह जंग जीत जाता है। इस जंग में उसका घोड़ा भी मारा जाता है। जंग जीतने के बाद कैप्टन नेपोलियन को उप सेनापति बना दिया जाता है, लेकिन फ्रांस की सत्ता में एक ऐसा नेता था जो अपने फायदे के लिए किसी को भी सूली पर चढ़ा देता था। एक दिन सभा में उसे लोगों ने घेर लिया, पर वो खुद को ही गोली मार लेता है, फिर भी वह जिंदा बच जाता है। उसके बाद उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। 27 जुलाई 1794 को दहशत के राज का अंत हो जाता है। 41,500 कैदियों को रिहा कर दिया जाता है जो जबरन पकड़े गए थे। इसके बाद नेपोलियन को एक पार्टी में दिखाया जाता है। वो एक औरत को बड़े ही गौर से देखता है जिसका नाम जोसेफिन है। जोसेफिन उसके पास आती है और उसे घूरने का कारण पूछती है, पर वो कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख रहा था। वह उसे बताता है, फ्रांस को टूलोन पर विजय मैंने ही दिलाई। एक दिन बहुत ही कम उम्र का लड़का यूजीन नेपोलियन से मिलने आता है और कहता है उसे उसके पिता की तलवार चाहिए जिसे गिरफ्तार कर मार दिया गया था। पहले तो तलवार एक हथियार होने के कारण नेपोलियन उसे देने से मना कर देता है। फिर वह तहखाने में जाता है और देखता है कि तलवार पर तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर भी उस बच्चे की खुशी के लिए वह एक तलवार उसे दे देता है। तभी नेपोलियन देखता है उस औरत को जिसे वो पार्टी में मिला था। वो छोटा बच्चा उसी का बेटा रहता है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। उसके बाद जोसेफिन और नेपोलियन को बाहर टेबल पर दिखाया जाता है। नेपोलियन उसे और करीब बैठने को कहता है। जोसेफिन नेपोलियन को एक खत लिखती है जिसमें वह उससे मिलने का जिक्र करती है। इसके बाद जोसेफिन और नेपोलियन मिलते हैं। मिलने के बाद जोसेफिन नेपोलियन से कहती है, मैं कोई अमीर घर की लड़की नहीं हूँ। मेरे पति की एक से अधिक मासूकाएं थीं। जब उसका सिर काटा जा रहा था तो वो सारी उसे देख रही थी। जब मैं जेल में थी तो मुझे कहा गया जिंदा रहना है तो तुम्हें गर्भवती होना पड़ेगा, और कहती है जानना है तुम्हें मेरे नाजायज रिश्तों के बारे में। पर नेपोलियन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा था। वो उससे कहती है नीचे देखोगे तो तुम्हें जन्नत दिखाई देगी और एक बार देखने के बाद उसके दीवाने हो जाओगे। एक दिन 2000 लोग इकट्ठा होकर सभा पर हमला करने वाले होते हैं। 5 अक्टूबर 1975 को उन सभी लोगों पर तोपों से हमला करके उन्हें हमला करने से रोक लिया जाता है। इसमें बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेपोलियन और जोसेफिन शादी कर रहे हैं। इसके बाद हमें नेपोलियन को मिस्र में दिखाया जाता है। मिस्र जाने से पहले नेपोलियन इटली को भी जीत चुका था। नेपोलियन के सहयोगी उसे बताता है कि उसकी बीवी का एक आशिक है जिसका नाम है चार्ल्स, पर वो उसके बातों पर विश्वास नहीं करता है और वो पता लगाने के लिए सेना को मिस्र में अकेला छोड़कर वापस घर लौट जाता है। रास्ते में ही नेपोलियन अपनी बीवी के किस्से अखबार में पढ़ता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि जोसेफिन लियोन शहर उसे मिलने गई है। ये सुनने के बाद वो जोसेफिन का सारा सामान बाहर फेंक देता है। जोसेफिन नेपोलियन से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है, पर नेपोलियन उस पर बहुत ही चिल्लाता है। अगले सीन में जोसेफिन कहती है कि
तुम सिर्फ एक प्यादा हो, अपनी माँ के और मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। नेपोलियन को मिस्र से वापस लौटने के कारण फ्रांस के काउंसिल उस पर नाराज हो जाती है, पर नेपोलियन उन सभी को मना लेता है। काउंसिल का एक मेंबर सेयस नेपोलियन के साथ मिलकर करप्ट काउंसिल को हटाने और पावर अपने हाथों में लेने की बात कहता है। काउंसिल के सभी मेंबर से एक एक करके जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया जाता है। 9 नवंबर 1799 को सभा लगती है जिसमें नई सरकार बनाने की बात की जाती है, पर फ्रांस की जनता इससे साफ इनकार करती है और नेपोलियन को तानाशाह बताती है जिसे सिर्फ सत्ता की भूख है। पर सैनिक के बल पर नेपोलियन सभी लोगों को चुप करा देता है और फ्रांस का प्रथम मजिस्ट्रेट बन जाता है। नेपोलियन के प्रथम मजिस्ट्रेट बनने के बाद बहुत ही शानदार पार्टी आयोजित की जाती है जिसमें नेपोलियन अपनी मां को सभी मेहमानों से मिलाता है और जोसेफिन से भी। नेपोलियन ब्रिटेन को शांति प्रस्ताव भेजता है पर इसे वो इनकार कर देते हैं। ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड विथवर्थ नेपोलियन से मिलने आते हैं। नेपोलियन उसे कहता है कि आपको तो शांति प्रस्ताव के बारे में बताया गया होगा, पर ब्रिटिश राजदूत इस बात से अनजान थे। नेपोलियन ब्रिटिश राजदूत पर चिल्लाता है और कहता है, नौसेना होने की वजह से तुम अपने आप को महान समझते हो, एक दिन फ्रांस तुम पर हावी होगा। ब्रिटिश राजदूत कहता है, बड़े शर्म की बात है, इतने महान इंसान में थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। नेपोलियन का सलाहकार उसे बताता है कि यूरोपियन परिवार उसको एक कोर्सिकन ठग से ज्यादा कुछ नहीं समझती, इसलिए आप प्रथम मजिस्ट्रेट्स के ओहदा को छोड़कर सम्राट बन जाइए। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का राज्याभिषेक होता है और वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। नेपोलियन के शादी के बहुत साल गुजर चुके थे पर उसका कोई संतान नहीं था। डिनर के वक्त दोनों में इसी बात को लेकर बहस होती है। इधर ऑस्ट्रिया और रसिया के राजा फ्रांस पर हमला करने की योजना बनाते हैं। नेपोलियन भी इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था। 68,000 सैनिक के साथ उसने 90,000 रसियन और ऑस्ट्रियन सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इधर उसकी माँ ये देखना चाहती है कि कमी किसमें है, किसके कारण नेपोलियन का बच्चा नहीं हो रहा है। कारण पता लगाने के लिए नेपोलियन की माँ नेपोलियन के कमरे में एक लड़की को भेजती है। जोसेफिन उससे कहती है, तुम मुझे तलाक कब दे रहे हो, पर नेपोलियन इस बात से इनकार करता है क्योंकि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले उससे करता था। आखिरकार वह समय आ जाता है जब नेपोलियन को अपने देश और अपनी प्रजा की भलाई के लिए जोसेफिन को तलाक देना पड़ता है। तलाक के बाद जोसेफिन को दूसरे महल में भेज दिया जाता है। फिर भी नेपोलियन जोसेफिन से मिलने के लिए वहाँ हमेशा जाया करता है और वो जोसेफिन से हमेशा खत लिखने के लिए कहता है। जुलाई 1807 में फ्रांस और रसिया की संधि होती है। उसके बाद ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस की बड़ी बेटी मैरी लुइस से नेपोलियन की दूसरी शादी हो जाती है। 1 साल बाद उसका बेटा होता है जिसे वह जोसेफिन को दिखाने के लिए ले जाता है। इधर रूस का सम्राट संधि के बावजूद नेपोलियन को धोखा दे देता है। रूस का सम्राट फ्रांस पर कर लगा देता है और इंग्लैंड के लिए अपनी बंदरगाह खोल देता है, जिसके कारण नेपोलियन को रूस पर हमला करना पड़ता है। जून 1812 में नेपोलियन रसिया का इन्वेजन करता है। इस इन्वेजन में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और पोलैंड की सेना भी नेपोलियन के साथ होती है। इस युद्ध में 28,000 फ्रांसीसी सैनिक मारे जाते हैं। इसके बावजूद भी नेपोलियन इस जंग को जीत लेता है और वो मॉस्को की तरफ आगे बढ़ता है। मॉस्को पहुंचकर वह देखता है कि पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है, वहाँ उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। नेपोलियन जहाँ भी जाता है वो जोसेफिन को नहीं भूलता है, वो जोसेफिन को हमेशा खत लिखता रहता है। नेपोलियन अपने साथ 6 लाख सैनिक रूस ले गया था, पर वो सिर्फ 40,000 सैनिक ही वापस ले आता है, जिसके कारण उसे देश से निकालने की घोषणा की जाती है। ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और इंग्लैंड के सहयोगी संगठन और फ्रांसीसी परिषद की समझौते के बाद एल्बा नामक आइलैंड पर नेपोलियन को भेज दिया जाता है और उसके परिवार और उसकी बीबी को पेंशन देने का ऐलान कर दिया जाता है। टापू पर 300 दिन बिताने के बाद नेपोलियन फिर से अपना पुराना रुतबा और जोसेफिन को पाने के लिए फ्रांस लौट आता है। जोसेफिन भी चाहती है कि वह उसके लिए वापस आए। फ्रांसीसी जासूस मैजेस्टी को बताता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में दाखिल हो चुका है और वो पेरिस की तरफ आ रहा है। फ्रांस के सैनिक नेपोलियन को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, पर नेपोलियन उनके साथ लड़ी हुई लड़ाई उन्हें याद दिलाता है जिसने वो फ्रांस के लिए लड़े थे। नेपोलियन की ये बात सुनकर सभी सैनिक भावुक हो जाते हैं और वो नेपोलियन के साथ मिल जाते हैं। मार्च 1815 में वियना की संधि होती है जिसमें सभी देश नेपोलियन को हराने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं।
नेपोलियन के पेरिस पहुंचने से पहले ही सांस लेने की दिक्कत के कारण जोसेफिन की मौत हो चुकी थी। 18 जून 1815 को वाटरलू में नेपोलियन पूरी बहादुरी से लड़ता है। सैनिक की कम संख्या के कारण नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर उसको देश से बाहर निकालने का फैसला किया जाता है। इस बार उसे और दूर भेजा जाता है ताकि वो फिर से वापस ना आ पाए। 15 अक्टूबर 1815 को सेंट हेलेना नामक टापू पर नेपोलियन को 3 अफसर और 12 नौकरों के साथ भेज दिया जाता है। टापू पर 6 साल बिताने के बाद नेपोलियन की मौत हो जाती है।